क्या चीज़ हमने बहुत ढंग से चीज़ें नोटिस की हैं, किस डेट को ये आया था, 2016 का अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से प्रोविजन में पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इनहांस पनिशमेंट के अंदर जो 7 है उसकी सबसेक्शन 1 एंड 2 में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उनको याद रखना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है और इस एग्जाम के समय में जितने कम दिन बचते हैं ना उतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ती जाती है, एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होना चालू हो जाती है। बच्चे सोचते हैं मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी एमसीक्यू सॉल्व कर लूँ, वहाँ से भी एमसीक्यू सॉल्व कर लूँ और वहाँ पे फिर हो जाती है दिक्कत। क्योंकि देखो अति हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस में हर चीज़ खराब होती है। एक समय था जब बच्चों का एमसीक्यू नहीं होते थे सॉल्व करने के लिए, वो लिमिटेड ही क्वेश्चन बैंक हुआ करते थे, बच्चे उन्हीं को सॉल्व करके जाते थे मजबूरी में। अब लेकिन वो समय आ गया कि उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इतना सारा कंटेंट आ चुका है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि करे तो क्या करे, कौन कौन सी चीजें सॉल्व करे, कुछ छूट ना जाए। जैसे हम बोलते हैं ना फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, तो कई बच्चों को वो हो जाता है कि यार अच्छा मेरे फ्रेंड ने ये वाला सॉल्व किया, ला मुझे दे, मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ। अच्छा तू ये सॉल्व कर रहा है, ला मुझे दे, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो भैया इतने चीजें सॉल्व नहीं करनी होती है, आपको स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है और ये जो एंड का समय ना आपको बहुत ही ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। इस तरीके से भटकोगे, अलग अलग चीजों के पीछे भागोगे तो मात खा जाओगे एग्जाम के दिन। इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं उन एरियाज को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को जो एग्जाम में एक्चुअल में आपसे पूछे जाते हैं। ये जो एमसीक्यू है स्पेसिफिकली एपीओ के लिए डिजाइन किए गए हैं, आरजेएस के लिए नहीं है, जेईई के लिए नहीं है, किसी दूसरे एग्जाम के लिए नहीं, एपीओ के लिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली एपीओ के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेस्ड है पीवाईक्यूज पे, ये बेस्ड है लेटेस्ट चेंजिंग पैटर्न के ऊपर। तो ये जो एमसीक्यू आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करने वाले हैं लेटेस्ट पैटर्न को समझने में। और देखो माइनर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, जो आज हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं वो है एससी एसटी एक्ट, आर्म्स एक्ट एंड इंडियन एविडेंस एक्ट एंड बीएसएम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर जाकर आप उन वीडियोस को जरूर देखिए, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहां पर अब हम क्या करवा रहे हैं, इन 50 क्वेश्चंस में हमारी कोशिश ये कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपसे पूछ लिए जाए, या डिफरेंट पॉसिबल जो सिनेरियोज है, डिफरेंट पॉसिबल जो क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपसे पूछे जाए, ताकि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए बिना देर किए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं कुछ रूल्स आपको समझा देता हूं इस गेम के। रूल क्या है कि देखो एग्जाम के अंदर आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 100 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको 2 घंटे, तो यानी कि 50 क्वेश्चन के लिए 1 आवर, तो 1 आवर आप वैसे रिड्यूस कर दोगे, अभी हमारे पास 50 क्वेश्चन है। अब अगर आपको लगता है कि 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 आवर में सॉल्व करने के लिए, तो आप उसमें गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो वहां पर आपको ओएमआर भी फिल करनी है, ये ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन है, ये यहाँ पर आपको कोई कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होने वाला कि बस क्लिक के आगे बढ़ो, नहीं, ओएमआर भरनी है। और अगर मैं बात करूं किसी एवरेज स्टूडेंट की जो एवरेज स्पीड से ओएमआर भर रहा है, तो 50 क्वेश्चन फिल करने में उसे एटलीस्ट 15 मिनट लग जाते हैं, अगर वो संभल के देख के फिल कर रहा है। गलती करने वाले तो 10 मिनट में भी भर सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इतना टाइम लगेगा। तो अगर आपके 15 मिनट चले गए तो बचे 45 मिनट्स। अब 45 मिनट्स में जरूरी थोड़ी ना आप एक्यूरेटली हर क्वेश्चन को फिक्स टाइम पीरियड में सोल्व कर रहे हो, कहीं पे ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं पर कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए ये मान के चलो कि जो 50 क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स 35 मिनट्स इतना मिलने वाला है, क्योंकि कई क्वेश्चंस में आप ज्यादा टाइम भी लगाओगे। ऊपर से पेपर सिर्फ एक रीडिंग में नहीं होता है, मल्टीपल रीडिंग्स करनी होती है। तो मान के चलो कि आपके लिए रफली 35-40 मिनट्स होते हैं। तो हमको इन वीडियोस के अंदर यही कोशिश करनी कि हम धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करते रहेंगे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व किया था, सॉरी फर्स्ट मिनट में तो हमने कोई टाइमर लगाया ही नहीं था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने 45 मिनट्स के अंदर उससे सॉल्व किया था, यस 45 मिनट्स के अंदर। अब आज हम 40 मिनट्स में करेंगे, फिर धीरे धीरे टाइम रिड्यूस करके 30 मिनट्स तक हम लेके आएंगे, यानी कि 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले एक तैयारी आपको करनी है कि एक ब्लैंक पेपर लेना है जिसके अंदर आपको 50 तक काउंटिंग करनी है। फिर उसके सामने जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराता जाऊं, जिससे पहले कि मैं आंसर बताऊं, आपको अपना ऑप्शन टिक करना है, लिखना है, वहां पर मेंशन करना है। अगर आंसर सही निकला तो टिक करो, गलत निकला तो क्रॉस करो और करेक्ट आंसर लिखो। फिर जब पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा, एनालिसिस करना कि कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो यही एनालिसिस आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि अब लास्ट के जो थोड़े से दिन रहेगा उसमें मैं किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करूं, किस एरिया को रिवाइज करूं। तो मेरा काम है बताना, आपका काम है करना। देखते हैं कितने बच्चे ईमानदारी के साथ ये काम करते हैं। बाकी नहीं करोगे तो फिर ठीक ही है, अगले साल फिर से वीडियो आएगा, फिर से देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं फाइनली।
फर्स्ट क्वेश्चन, SC ST, इस एक्ट को मैं SC ST एक्ट ही बोलूंगा, इतना लंबा मैं बार बार नहीं पढ़ने वाला हूं ताकि आप भी एग्जाम में पूरा नहीं पढ़ोगे, इतना ही पढ़ोगे। SC ST एक्ट रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इज नंबर्ड एज एक्ट नंबर 33 1989 असेंटेड ऑन द 11th September 1989, एक्ट नंबर 33 of 89 assent on 30th January 1990, एक्ट नंबर 34 of 1989 11 September 1989, एक्ट नंबर 33 of 1990 असेंट ऑन 11 September 1989। तो ये देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से कंफ्यूजिंग चीजें की जा रही है, एक्ट नंबर भी स्विच हो रहे हैं, ईयर स्विच हो रहा है, डेट स्विच हो रही है, सारी चीजें उल्टी सीधी चल रही है। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन नंबर ए, एक्ट नंबर 33 of 89 रिसीव्ड द असेंट ऑन 11 September 1989। जिन लोगों ने सही आंसर कर दिया वो अपना करेक्ट करो, जिन लोगों ने नहीं किया था वो वहां पर क्रॉस करके करेक्ट ऑप्शन यहां पर लिख लो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 3 द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 11 September 1989 बीइंग द डेट ऑफ असेंट 26 January 1990 टू coincide with Republic Day, 13 January 1990 by notification number SO 106 and dated 29th January 1990, 1st April 1990 being the start of the financial। तो किस दिन ये जो डेट है एक्ट एनफोर्सेबल हुआ था? प्रीवियस क्वेश्चन था कब असेंट मिली, अब बात करते हैं हम एनफोर्सेबिलिटी की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 30th January 1990। और ये मैं बहुत बार जो यूट्यूब पर भी मैंने क्लासेस ली थी, अगर अगेन नहीं देखिए तो जितने से दिन बचे हैं कुछ भला ही होगा आपका, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लासेस को देखो, बहुत हेल्प मिलने वाली है। पीपीटीज मिलेगी वहाँ पे, फ्लो चार्ट्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे कोड वर्ड्स मिलेंगे याद करने के लिए, डायग्राम्स मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी, कलर कोडिंग मिलेगी, ताकि आप छोटी छोटी चीजों को मिस ना कर दो। तो नहीं देखिए क्लासेस, जाके देखो। और उन भी क्लासेस में मैंने बोला था भैया 3 चीजें तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एक्ट नंबर, कब प्रेसिडेंट की असेंट मिली और कब वह इन्फोर्सेबल हुआ। ये 3 चीजें याद किए बिना एग्जाम क्लियर करने की सोच भी मत लेना। मतलब मैं ये नहीं बोला कि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन ये सबसे बेसिक चीज है। एपीओ एग्जाम क्लियर अगर आपने याद नहीं की तो आज ही याद कर लो। और कैसे याद करना है? अगेन ब्लैंक पेपर लो, एक्ट का नाम, एक्ट नंबर, प्रेसिडेंट असेंट एंड एनफोर्सेबल, ये चीज लिखो और चिपका दो अपनी स्टडी टेबल के वहां। दिन में 3 से 4 बार देखोगे अपना आप, नेक्स्ट 5 to 6 डेज में आपको डेफिनेटली चीजें याद हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं। Which of the following is not included in the definition of dependent? पेरेंट्स, लीगल गार्जियन, ब्रदर एंड सिस्टर, स्पाउस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख के एक बार को लगता है कि अरे यार क्या होगा इसका आंसर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ोगे तो आपकी नजरों के सामने बहुत क्लियर, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। करेक्ट आंसर इज बी, लीगल गार्जियन। भैया लीगल गार्जियन अपॉइंटी इसलिए होते हैं कि वो आपको संभाले, आप थोड़ी ना उनको संभालने वाले हो। ओके चलो, then section 9 subsection 1, which authority may confer on any office of the state government the powers accessible by a police officer under the code for the prevention of or coping with offence under the act? The central government by executive order, by director general of police of the state, by state government by notification the official gazette, the special court by judicial order। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका। ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट। करेक्ट प्रोविजन जो है वहां पर इस तरीके से स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। आगे चलते हैं। अंडर द प्रोवाइजो टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 penal proceeding charges against a public servant for the offence of neglect of duty can be initiated only on a direct complaint filed by the victim before the special court, the recommendation of administrative inquiry, sanction of the state government under section 197 CRPC alone, a departmental charge sheet issued by the superintendent of police। So correct option is B, recommendation of the administrative inquiry। तो भैया जब कंप्लेंट करोगे उसके बाद एक इंक्वायरी स्टैब्लिश की जाएगी, इंक्वायरी कमेटी बनेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पर ये आप इस तरीके से जो है प्रोसीडिंग कर सकते हो। आगे चलते हैं। Section 4 subsection 3 vests the power to take cognizance of dereliction of duty by public servant and to direct penal proceeding in the magistrate having territorial jurisdiction, the district magistrate or any other executive magistrate empowered by state government, the special court or the exclusive special court, the district magistrate concerned। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, द स्पेशल कोर्ट और द एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट। अब इनमें कुछ समझाने का नहीं है, डायरेक्ट बेसिस मैं समझाना हूं, जैसे आगे चलेंगे मैं चीजें आपको समझाऊंगा। अंडर सेक्शन 7
an order forfeiting property used in the commission of the offence under chapter 2 can be passed in addition to the punishment awarded by the collector of the district on a police report, the special court that convicted the person, the state government by executive notification, the exclusive special court alone and never the special court. तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है स्पेसिफिकली, देखो ये जो सेक्शन है इसके अंदर 2 ही पॉइंट और ये बड़े कंफ्यूजिंग है, बहुत से बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, तो अगर आपका आंसर गलत निकले तो घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. करेक्ट ऑप्शन इज बी, द स्पेशल कोर्ट दैट कन्विक्टेड द पर्सन. द नेक्स्ट, under section 4(2)(e), within how many days is the investigating officer required to conduct investigation and file the charge sheet in the special court, exclusive special court, failing which the delay must be explained in writing. तो भैया टाइम लिमिट पूछ लिए और वहां पर एक ही टाइम लिमिट है 60 डेज, जितना मुझे याद आ रहा है. तो देखते हैं क्या मेरी मेमोरी सही है फिर नहीं है. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इज 60 डेज. 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी. डिले करोगे तो फिर भैया राइटिंग में जवाब देना पड़ेगा. और ऐसा किस लिए किया जा रहा है, बिकॉज देखो जो SC ST एक्सेप्टेड जो ऑफेंसेस हैं वो बड़े ही सेंसिटिव ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली हमारी सोसाइटी के फैब्रिक पे अटैक करते हैं. इसीलिए टाइमली मैनर में इन सारे मैटर को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस की जो ड्यूरेशन दी कितनी दी गई है, 60 डेज. The next, for willful neglect of the duty by public servant under section 4(1), the prescribed term of imprisonment is not less than 3 months but which may extend to 6 months, not less than 6 months but which may extend to 1 year, not less than 1 year but which may extend to 3 years, a flat term of 1 year with no minimum prescribed ड्यूरेशन. तो यहाँ पर क्या पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर. आगे चलते हैं. फॉर अ फर्स्ट कन्विक्शन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 पोस्ट 2016 सब्सिडियरी लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, द प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट इज इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 years and with fine, for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 5 years and with fine, for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years without fine, for life and with fine. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या रहने वाला ना, जो चीज आपको कंफ्यूजिंग करेगी, बहुत ही ज्यादा खिचड़ी बना देगी दिमाग में, क्या है, नॉट लेस देन, ठीक है, नॉट मोर देन, और एंड, ठीक है, कहीं पे और लगा हुआ, कहीं पर एंड लिखा होगा. देखो जैसे एंड विथ फाइन, एंड विथ फाइन, यहाँ पर तो विदाउट फाइन है, कहीं पर और विद फाइन भी होता है. तो इन बातों का ध्यान रखना है. नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, एंड और, ये 4 चीजें जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है पनिशमेंट के अंदर. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ बट विच may extend to 5 years and with fine. The next, under section 11, where a person already convicted of an offense under chapter 2 is convicted for a second or subsequent such offense, the enhanced punishment is imprisonment. पढ़ो ऑप्शन. और यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इस पनिशमेंट को लेके, वो भी मैं समझाऊंगा आपको. 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड में सॉल्व कर लो फटाफट से. ओके, 10 सेकंड कंप्लीट हो गए. देखो, फॉर टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस. अब क्या है इंटरेस्टिंग चीज, मैं एक बार पॉज करके आपको समझाता हूं. देखो नॉर्मली जब भी हम पनिशमेंट की बात करते हैं, इनहांस पनिशमेंट की बात करते हैं, तो किस तरीके से इनहांस पनिशमेंट दिया जाता है. या तो मिनिमम पनिशमेंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम को भी बढ़ा देते हैं, या फिर जो अगर कोई मिनिमम पनिशमेंट नहीं है तो जो भी पनिशमेंट है उसको इनहांस कर दिया. इंप्रिजनमेंट सिंपल को रिग्रेस में कन्वर्ट कर दिया, इंप्रिजनमेंट को बढ़ा के एलआई कर दिया, या फिर एलआई को बढ़ा के डेथ कर दिया. तो इस तरीके से क्या होता है कि इनहांस पनिशमेंट दिया जाता है. लेकिन ये मेक श्योर किया जाता है कि भैया जो मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट है उसे जरूर बढ़ाया जाए. ठीक है, मिनिमम तो बढ़ता ही बढ़ता है, और मिनिमम बढ़ रहा है तो भैया मैक्सिमम भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो SC ST एक्ट है, इसके अंदर जो सेक्शन 3 है, वहां पर जब इनहांस पनिशमेंट की बात की गई तो वहां पर जो मैक्सिमम पनिशमेंट था उसको नहीं बढ़ाया गया, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई. छेड़छाड़ किसके साथ की गई, मिनिमम के साथ. यानी कि मिनिमम जो इंप्रिजनमेंट है वो जो नॉर्मली फर्स्ट कन्विक्शन में 6 महीने का होगा, अब वो मिनिमम इंप्रिजनमेंट इंक्रीज हो गई, कितना हो चुका है, 1 साल का.
लेकिन जो मैक्सिमम टर्म है वो तो उतनी ही रहने वाली है, यानी कि मैक्सिमम टर्म से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया और अगर आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर आप वहां पे अपनी कैलकुलेशन लगाओगे, रीजनिंग लगाओगे क्या, और देखो अगर इनहांस हो जाए पनिशमेंट तो मैक्सिमम को भी तो करेंगे इनहांस, राइट, ये लगाओगे अपना दिमाग, तो इसीलिए गलती कर दोगे। तो यहां पे ध्यान रखना मिनिमम एनहांस हो रही है, मैक्सिमम के ऊपर किसी भी तरह का कोई चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट, a public servant not being a member of scheduled caste, scheduled tribe who himself commits an offence under section 3 is punishable under section 3 to 7 with imprisonment। फिर से imprisonment, चलो मैं क्या रीड करूं, आप ही रीड करो, 10 सेकंड दे रहा हूं फटाफट से। Okay, time up. So correct option is option number A, for term not less than 1 year but which may extend to punishment provided for that। Okay, कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है, आई थिंक इसमें ओके चलो सही है। नेक्स्ट, द वर्ड एक्सेप्ट द जम्मू कश्मीर अर्लियर अपीयरिंग सेक्शन व ओमिटेड विच अमेंडिंग एक्ट। ये तो देखो आपको पता होगा कि 2019 के अंदर वो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो हमारा एक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, उसकी वजह से वो जो वर्ड्स हैं काफी सारे एक्ट्स के अंदर से रिमूव किए गए थे। लेकिन एक्ट नंबर क्या था, क्या नहीं था, किस दिन से इफेक्ट में आया, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है। और ये चीजें यहाँ पर इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि देखो जेडी जेलो का जो भी एग्जाम हुआ था उसके अंदर अमेंडमेंट की डेट्स पूछी गई थी, अमेंडमेंट एक्ट नंबर पूछा गया था। तो इसीलिए ये मत सोचना कि ये बड़ा फालतू का क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली फालतू का क्वेश्चन है, इसलिए बच्चे इसको याद नहीं करके जाते, पढ़ के नहीं जाते। और अब आप देखोगे कि बहुत से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हो फालतू के क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो लॉजिकल क्वेश्चन है, रीजनेबल क्वेश्चन है, वो तो बच्चों ने रट मारे। तो अब अथॉरिटीज को क्या करना पड़ रहा है, फालतू क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। तो इसलिए आपको चीजें याद करके जानी है। सो करेक्ट आंसर इज बी, एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019। ओके, the next, defining terms such as dependent, economic boycott, exclusive special court, forest rights, manual scavenger and public servant were inserted into the act by act 33 of 1989 itself। ठीक है, वही बताओ कौन सा अमेंडमेंट के साथ ये सारी टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। 8 सेकंड देता हूं मैं, फटाफट से इसका आंसर निकालो, इतना ही टाइम लगेगा। अमेंडमेंट वाले या तो आते हैं, नहीं आते, आते तो ठीक है 2 से 3 सेकंड में करोगे, नहीं आते तो टाटा बाय बाय। तो चलो 10 सेकंड हो गए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्ट 1 ऑफ 2016 विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 2016। द नेक्स्ट, subsection 1 of section 3 containing the expanded list of offense from clause A to ZC was substituted for the earlier subsection 1। फिर से अमेंडमेंट, यानी कि मैंने बोला था ना कि सेट में से जितने भी पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं क्वेश्चंस के वो सारे मैं लेके आऊंगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बार बार अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये सारे अमेंडमेंट बड़े ही जरूरी हैं, तो इसलिए आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 1 ऑफ 2016 सेक्शन 4। ओके, यानी कि सिमिलर सेम एक्ट से जिससे पहले डेफिनेशन क्लॉज में चेंज किए गए थे, उसी अमेंडमेंट एक्ट से यहां पर भी चेंज किए गए थे। देन सेक्शन 3 to 5 डीलिंग विद एन आईपीसी ऑफेंस पनिशेबल विद 10 years imprisonment of more committed against a 10 years imprisonment or more committed against a member of SC/ST, the phrase knowing that such person is a member of a SC/ST or such property belongs to such member was substituted। फिर से देखो यहाँ पर अमेंडमेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगेन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस टाइप से सिली क्वेश्चंस क्यों पूछे, बट देखो ये मेरा अनुमान है कि अभी भी आपको कुछ नहीं, बहुत ही कुछ ऐसे सिली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस चीज को मत अवॉइड करना कि सर ये सिली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हमने जो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों को देखा है, क्लासरूम के अंदर बच्चों को देखा है, जिस तरीके से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं ना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक एक माइन्यूट डिटेल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने गड़बड़ कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो सिली क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं उनको जरूर याद करके जाना, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सिली क्वेश्चंस आ गया और आपकी नैया वहां पर डुबो दे। इसलिए इन सारी चीजों को आपको याद करके जाना है विदाउट एनी एक्सक्यूज। आगे चलते हैं। क्लॉज VA of section 3 subsection 2 covering commission of an offense specified in schedule against member of scheduled caste, scheduled tribe is part of act as originally enacted 1989।
फिर से देखो वापस से अमेंडमेंट से, तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। 2019 वाले से तो बस ये जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था, 1989 में ओरिजिनल में हो नहीं सकता, अदरवाइज ये VA नहीं होती इसकी कोडिंग, तो बचे क्या 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर इज बी, ए होली न्यू क्लॉज इंसर्टेड बाय एक्ट 1 ऑफ 2016, यानी कि 2016 का जो अमेंडमेंट है SC ST एक्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख चुके हो 3 अलग अलग चीजें 2016 से अभी तक हम ऑलरेडी हमारे MCQ में देख चुके हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए 2016 के अमेंडमेंट की जो चीजें हैं, कब ये आया था, एक्ट नंबर क्या था और कौन कौन से प्रोविजन के अंदर इसने चेंजेस किए थे। ये तीनों चीजें आपको 2016 के अमेंडमेंट के लिए पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ विलेज डिस्प्यूट एक्स हु डज नॉट बिलोंग टू SC forces by a member of scheduled caste to wear garland made of old shoes and parades him bare chested through the market as punishment for a minor quarrel। अब यहां पर आपसे देखो क्लॉज में पूछा गया है, ये क्लॉज आपको याद होने चाहिए क्योंकि पूरे SC ST एक्ट में सेक्शन 3 ही है जो आपको याद करना है, बाकी तो मैं बोलता हूं 2 या 3 बार भी आपने रीड किया ना सब कुछ याद हो जाएगा। सेक्शन 3 है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट क्लॉज इज क्लॉज नंबर डी। Then A, not a member of SC fraudulently gets revenue record altered to show that agricultural land actually owned by B, a scheduled caste farmer, since transferred in A's name and B is thereafter kept out of possession। फिर से कहां पर, यहां पर जो है wrongful डिस्पोजिशन को समझाया गया है, सॉरी विच एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 3(1) वुड मेक द wrongful disposition even though B never physically resisted। किस एक्सप्लेनेशन के अंदर बेसिकली पूछना चाह रहे हैं, wrongful disposition को एक्सप्लेन किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज F and G, explanation to clause T, explanation to clause W1, there is no explanation। यानी कि भैया आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से क्लॉज की कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ पर रेलेवेंट है, जो बताती है कि wrongful disposition क्या होगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज F and G, F and G। ओके, क्या चीज क्लियर हो गई? तो करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम। A contractor compels member of ST to perform unpaid labor on his private farm for a whole season over and above any labor they may owe as compulsory service imposed by the government। This is most circulating offense under clause। अब देखो यहाँ पर आपके लिए डिफिकल्ट बनाने के लिए हमने कुछ और नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्लॉज का जो नंबर है वो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यही तरीका होता है किसी भी एग्जाम के अंदर किसी भी MCQ को डिफिकल्ट बनाने का। अब कोई भी चीज है उसको डिफिकल्ट कैसे बना सकते हो, यहाँ पर मैं चाहता तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्लॉज लिख देता, अब पढ़ते तो आप ऐसे क्लिक कर दोगे, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्लॉज नंबर डाला गया है और आपको उसके अकॉर्डिंग ही करेक्ट आंसर देना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लॉज नंबर ए। नाउ अ सैनिटाइजर कॉन्ट्रैक्टर knowingly engages member of a scheduled caste to manually clean dry latrines and carry human excreta without any protective equipment and continues to permit this despite objection। This conduct falls under। अच्छा आंसर दो पहले इसका, फिर एक बढ़िया सी चीज मैं आपको बताता हूँ, फटाफट से आंसर दो, या तो आता है नहीं आता, 5 सेकंड और ले लो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड में पॉज कर देता हूँ। मैंने क्लास के अंदर रिकॉर्डेड क्लास में भी अगर आपने देखी होगी तो आपको क्लिक कर जाएगा, नहीं देखी तो जाके देखना, मैंने समझाया था कि गवर्नमेंट भी तो सिविल लाइन को जो है क्लीन करवाती है, करवाती कि नहीं करवाती है। अभी भी इंडिया के अंदर जो आप बहुत बार जो है न्यूज़पेपर के अंदर देखोगे, बहुत से लोग इंडिया में ईयरली बेसिस पर मर जाते हैं बिकॉज वो सिविल लाइन मैनुअली जो है क्लीन कर रहे थे और वहां पर उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं थे। तो अगर आपने SC ST पढ़ा है तो वहां पर मैनुअल स्कैनजी को बैन किया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट फिर कैसे करवा रही है, क्यों करवा पा रही है? तो इस चीज का सॉल्यूशन, इस चीज का आंसर मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस में दिया था। नहीं देखी क्लासेस तो जाके देखो, तो यही वो छोटी छोटी चीजें जो आपके लॉ को इंटरेस्टिंग बनाती है। अदरवाइज क्या है, बैरेक तो उठाओ और पढ़ लो, यही वो चीजें जो एडिशनल आपको पता चलती है, समझ में आती है, तब आपका इंटरेस्ट जगता है उस बैरेक के अंदर, तब आपका मन करता है कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, और तब वो चीजें एडिशनली याद भी रहती है ना। तो नहीं देखा है वीडियो, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, फटाफट से रीड करो।
और देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। वही क्लॉजेस के ऊपर बेस्ड ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, और अब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरीके से एक और क्लॉज को थोड़ा डिटेल में बताया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्लॉज आई ऑफ ए। ठीक है, forcing, intimidating an SC/ST member not to vote or to vote for particular candidate or in a manner that provided by law. Then next, a group of villagers physically obstructs the ST Sarpanch of Gram Panchayat from presiding over a Gram Sabha meeting solely because of her tribal identity. This is an offense under अगेन ऑफेंस बेस्ड। और आपको लग रहा होगा कि थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बोरिंग नहीं हो रहा है आपको। देखो वहां पे मैं ये नहीं बोला कि सारे क्लोज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर 3 क्वेश्चन भी SC/ST से आते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन इस तरीके से आगे क्या करोगे? तो सारे क्लोजेस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए SC/ST के। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लॉज M. Then M touches SC woman in sexual manner without her explicit agreement. She does not physically resist because she is frozen with fear. Under the explanation and proviso of section 3(1)W, her failure to resist by itself amounts to implied consent. Okay, is by reason only of that fact not to be regarded as consent to the sexual activity. Is irrelevant because section 3(1)W does not define consent. Shifts the burden entirely onto women to prove एब्सेंस ऑफ कंसेंट। तो ये अगेन एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कंसेंट जो है, क्या अगर जस्ट बिकॉज किसी ने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया तो आप उसे कंसेंट मानोगे या फिर नहीं मानोगे? ये आईपीसी में भी आपको देखने को मिलता है, तो आईपीसी में भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर जो है सिमिलर होने वाला है। आई होप अभी तक आपने कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इज बी, इज बाय रीजन ओनली ऑफ दैट फैक्ट नॉट टू बी रिगार्डेड एज कंसेंट फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ वेडिंग the bridegroom, a member of SC, is prevented by upper caste villager from riding a horse in the wedding procession through the village lanes, a practice freely permitted to other community. This falls under किस क्लॉज के अंदर ये फॉल करेगा? और देखो ये जो मुद्दा है ना, ये हमारे देश में बहुत बार आपको देखने को मिलता है, बहुत बार न्यूज़पेपर्स के अंदर आता है कि ऐसा होता है। मतलब हमारा देश कहाँ तक आगे बढ़ रहा है, चांद तक हम जा चुके हैं, लेकिन आज भी आप किसी इंसान को जो अपनी शादी के अंदर घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, तो जस्ट बिकॉज वो बिलोंग करता है किसी दूसरी कम्युनिटी को और आपके अकॉर्डिंग वो कम्युनिटी आपसे छोटी है। कितनी गलत बात है। और इंडिया को आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं, फिर भी हमको इतनी छोटी सी चीज जो है करने के लिए भी लॉ लेके आना पड़ रहा है, उसके बाद भी वो चीजें सॉल्व नहीं हो रही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, अ वुमन बिलोंगिंग टू ST is publicly branded a witch by fellow villagers after a spate of unexplained illness in the hamlet and is thereafter socially isolated and physically assaulted. The relevant offense clause is किस ऑफेंस के अंदर? यानी कि आपने क्या किया, उसको एक विच डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि चुड़ैल जिसे हम बोलते हैं या फिर डायन जिसे बोलते हैं, वो डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो आपने कौन से प्रोविजन के अंदर ऑफेंस किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्लॉज ZB. Next is, after the declaration of election result, the losing candidate supporters imposes an economic boycott on SC voters of a hamlet by refusing to sell them essential goods because the hamlet had voted and blocked for the rival candidate. This is punishable under again, वही पनिशमेंट की बात पूछी जा रही है। और यहाँ पर देखो जो ऑप्शन है, 2 ऑप्शंस के अंदर आपको इस तरीके से अलग अलग चीजें बोली गई। तो सबसे पहले तो एलिमिनेट कर दो। अगर आपने सेक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा डी तो क्या है, यहाँ पे पूरी तरीके से जो है गलत आंसर है। तो बचते हैं अब हम 3 के अंदर। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। करेक्ट ऑप्शन इज क्लॉज एन। एन के अंदर ये चीजें दी हुई कि आप इस तरीके से पोस्ट वोट वायलेंस, अभी पोस्ट वोटिंग किसी भी तरीके से कोई एट्रोसिटी कमिट नहीं कर सकते हो। The next, P not a member of SC/ST fabricates evidence intending that Q, a scheduled caste person, be convicted of a capital offense. Q is in fact convicted and executed on the strength of that fabricated evidence. Under section 3(2)(1), P is liable to be punished with। अभी ये punishment पूछा गया है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, चलो आंसर दो फिर मैं बताता हूँ आपको फटाफट से। तो जो हमारा सेक्शन 3(1) है ना, उसके तो जितने भी क्लोज उनका कॉमन पनिशमेंट है।
सबका अलग अलग नहीं, सबका कॉमन पनिशमेंट है, तो वो अलग याद रखना। फिर उसके बाद हाँ, ये जो क्लॉज है 3 सबसेक्शन 2 देन क्लॉज I1 सॉरी, ये आपको थोड़ा परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 4-5 अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं सबसेक्शन 2 के अंदर, और सबकी पनिशमेंट अलग अलग है, तो आपको थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। करेक्ट ऑप्शन इज डेथ। Then, if the fabricated evidence under section 3(2) subclause 2 is intended to procure a conviction of SC/ST member for non-capital offence punishable with 7 years imprisonment or upwards, the punishment prescribed is imprisonment. अब देखो यहाँ पर ये बोला गया है कि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, यानी कि जो मेंबर है जिसके अगेंस्ट में आप एविडेंस दे रहे थे उसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूट नहीं किया गया, तो यहाँ पे कितना पनिशमेंट मिलेगा आपको? तो पनिशमेंट मिलेगा not less than 6 months but which may extend to 7 years or upward and with fine. Next, R, not a member of SC/ST commits mischief by explosive substance intending to destroy a building ordinarily used as a place of worship by member of SC. Under section 3(2)(4) R is punishable with, ये सारे पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस हैं, तो आते क्वेश्चन से सॉरी आते तो ठीक है, नहीं आते तो जय राम जी की बोल के आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है, जय माता दी बोल के टिक नहीं लगा देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना। आज बहुत से बच्चे करते नहीं आ रहा तो सॉल्व तो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी डी, ये करते हो। तो यहाँ पर ये नहीं करना है, माता जी साथ नहीं देगी, ध्यान रखना है इस बात का, नेगेटिव मार्किंग है। आगे चलते हैं। As commits an offence under the IPC punishable with imprisonment of 10 years or more against T, knowing T to be a member of ST under section 3 subsection 2 clause 5 S is liable to। वही अगेन जब मैंने बोला था सबसेक्शन 2 के अंदर ये पनिशमेंट आपको परेशान करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपको वो याद रखना, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। A, imprisonment for life and fine। आगे चलते हैं। Section 6 makes certain provisions of IPC applicable so far as may be for the purpose of this act। Those are कौन से वो प्रोविजन है जो IPC के प्रोविजन SC/ST के ऑफेंस में भी एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ देखो सारे ऑप्शन के अंदर आपको कुछ माइन्यूट चीजें तो रिमूव की गई हैं, फिर एड ऑन की गई है, और यही तरीका होता है जब आपको फंसाया जाता है। और यहाँ पे आपको स्मार्टली प्ले करना है, यानी कि आपको स्लो क्वेश्चन को रीड करना है, स्लो ऑप्शंस को रीड करना है, जल्दी नहीं करनी है, हड़बड़ी नहीं मचानी है। तो करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सेक्शन 34 जो कॉमन इंटेंशन से बात करता है, देन चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 5A, सेक्शन 149 जो कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करता है, देन चैप्टर नंबर 23, इन सभी को यहाँ से जो है अप्लाई कर दिया गया है। आगे चलते हैं। फॉरेस्ट राइट शैल हैव द मीनिंग असाइंड इन, यानी कि जो फॉरेस्ट राइट की जो डेफिनेशन दी गई है SC/ST एक्ट के अंदर, उसमें फॉरेस्ट राइट को डिफाइन नहीं किया गया। ये बोला गया है कि अगर आपको फॉरेस्ट राइट जानने तो भैया इस एक्ट में चले जाओ, वहां पर जो फॉरेस्ट राइट है वहीं यहाँ पर उनकी डेफिनेशन कंसिडर की जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है आपके लिए? ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अक्यूज्ड हैव बीन अटैच्ड by order of special court during trial and the trial ends in conviction, the attached property। अब देखो ध्यान दो, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 से क्वेश्चन था, ये सबसेक्शन 2 से, और वहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीजें जिसमें बच्चे बार बार फंसते हैं, प्री में भी फंसोगे, मेंस में भी फंसोगे, इसलिए हमें गड़बड़ नहीं करनी है। दोनों क्लॉजेस को बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना और याद रखना। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी। ओके, आगे चलते हैं हम। Under section 8A, where it is proved that the accused rendered financial assistance to a person accused of a reasonably suspected of committing an offence under chapter 2 the special court may presume, सबसे पहले देखो may presume, shall presume, may only convict, it is conclusive proof। तो पहली बात तो conclusive proof नहीं दिया गया सेक्शन के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर 4 को तो आप सीधा सीधा उड़ा दो। अब बचते हमारे सामने 3 ऑप्शन, तो क्या है वहां पे करेक्ट आंसर, चलिए जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड दैट सच पर्सन हैड अबेटेड द ऑफेंस, यानी कि भैया अगर किसी भी इंसान ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी अक्यूज को, तो ये माना जाएगा कि उसी इंसान ने वो ऑफेंस क्या किया है, अबेट भी किया है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, अबेटमेंट को कंसीडर किया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से रीड करो। देखो 12 मिनट 12.5 मिनट रह गए,
अब थोड़े से हल्के से, ज्यादा भी नहीं, हल्के से थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, फटाफट से रीड करो। So the correct option is option number A, that the offense was committed in furtherance of common intention or in prosecution of the common object. Then section 9(2), where an officer has been conferred police power under section 9 subsection 1 for the purpose of the act, other offences of the police of the government are duty bound to assist the officer in the execution of the provision of the act or any rule, scheme or order made thereunder, obliged to assist that officer in the execution of the provision of the act or any rule, scheme or order made thereunder, required to seek prior clearance from the central government before rendering any assistance, permitted to assist only if a written requisition is made by the special court. तो यहाँ पर क्या किया गया है कि जो पावर कन्फर की गई है, तो अब ऐसे सिचुएशन में जो अदर ऑफिसर्स हैं, अब क्या होगा, क्या वो उनको सपोर्ट करने के लिए ऑब्लाइज्ड है, ड्यूटी बाउंड है, क्या है यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर जानते हैं, ऑप्शन बी, ऑब्लाइज्ड, ड्यूटी बाउंड नहीं है, दे आर ऑब्लाइज्ड टू असिस्ट। ओके, दोनों में डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ड्यूटी बाउंड होना और ऑब्लाइज्ड होना, दोनों में क्या डिफरेंस माना जाएगा और क्या डिफरेंस होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर जानना चाहते हो तो। अगर कमेंट में बताओगे तो ही हम बताएंगे कि आंसर सही था या नहीं था और करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो आपके ऊपर है अभी ये चीज। देन सेक्शन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 2(1)(bj) ऑफ द एक्ट। क्या है पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन? और ये ऐसी डेफिनेशन है जो भैया बहुत परेशान करती है, बहुत सारे एक्ट्स में अलग अलग जगह आपको देखने को मिलेगी, याद करें तो कौन सी करें, क्या याद करें क्या नहीं करें, इसी में दिमाग खराब हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, यानी कि वो पब्लिक सर्वेंट जो सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी के अंदर डिफाइन है, या फिर कोई दूसरे पर्सन जिनको डीम टू बी अ पब्लिक सर्वेंट माना गया है, इंक्लूडिंग अ पर्सन एक्टिंग इन ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। मैनुअल स्कैवेंजर हैज द मीनिंग असाइन्ड इन, कौन से सेक्शन के अंदर असाइन किया गया उनका मीनिंग? यानी कि एक बात तो क्लियर है, एससी एसटी में उनको डिफाइन नहीं किया गया है, आपको डेफिनेशन के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, द टर्म फॉरेस्ट साइट इज क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2(1) ऑफ 2013 एक्ट। एक्ट का नाम भी क्या है वो भी मैं बताता हूं, रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। देन एससी एसटी हैव द मीनिंग असाइन्ड अंडर आर्टिकल 366 क्लॉज 23, 24, 24, 26, 24, 25, 25, 26। अगेन कंफ्यूज करने वाली चीज है कि जब ऑप्शन इतना क्लोज आ जाता है तो फिर आपको दिक्कत आती है कि यार क्या था, दूर दूर होता है तो फिर भी याद हो जाता है। एक आपको ऑप्शन दिया जाता है 24, 26, एक दिया था सेक्शन 4(6), एक दिया था 5(10), एक दिया था 32, 38, इस तरीके से अलग अलग चीज होती तो आप शायद कर देते। यहाँ पे जब इतने क्लोजली आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे तब जाके होता है कंफ्यूजन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, क्लॉज 24 एंड 25। आगे चलते हैं। अब देखो जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके, रीड करो जजमेंट, क्वेश्चन रीड करो, 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना है। अब हमारे पास रह गए 9 मिनट, 9 मिनट में 10 क्वेश्चन। चलो, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक प्लेस एंड अ प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। देखो आपको जो सेक्शन 3 है उसमें ना दो क्लॉजेस के अंदर अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। पब्लिक व्यू, तो पब्लिक व्यू क्या होता है, प्राइवेट व्यू क्या होता है और पब्लिक प्लेस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एपीओ के पर्सपेक्टिव से पता होना जरूरी है। क्योंकि चलो प्री में तो आप फिर भी कर जाओगे, मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे और वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको पब्लिक प्लेस, प्राइवेट व्यू, पब्लिक प्लेस, पब्लिक व्यू एंड प्राइवेट व्यू, ये तीनों टर्म्स पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। हितेश वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, क्या हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने? देखो सोचो समझो, अगेन आंसर आता है तो हो जाएगा, नहीं आता तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे बढ़ो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। देन कुमान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 2019 का जजमेंट है।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, आई होप रीड कर लिया होगा। चलो 10 सेकेंड और ले लो। चलो, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। स्टेट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स वर्सेस प्रवीण कुमार। ये देखो 2024 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। पास आते जा रहे हैं, 2026 अभी चल रहा है, तो 2024, 2025, 2026 भी आधा निकल चुका, 2026 की भी जजमेंट। ये लेटेस्ट जजमेंट आपको पता होनी चाहिए। और देखो माइनर एक्ट के अंदर ना बहुत सारे जजमेंट्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आएगी भी नहीं जजमेंट्स को याद करने में व्हेन इट कम्स टू माइनर लॉस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। The recommendation of an administrative inquiry is a sine qua non condition precedent for taking cognizance of an offence of neglect of duty by a public servant under section 4(2). इधर राजस्थान हाईकोर्ट, अब देखो राजस्थान हाईकोर्ट का भी जजमेंट आ गया और वो भी, अच्छा ईयर नहीं लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है ईयर नहीं लिखा हुआ। तो ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये भी लेटेस्ट जजमेंट है, राजस्थान हाईकोर्ट का है। तो 3-4 जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट के मिल गए, एक हाईकोर्ट का मिल गया, तो आपका काम सेट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको एग्जाम के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी। देन अंडर सेक्शन 2(1) EC द डेफिनेशन विक्टिम इंक्लूड्स बिसाइड द SC/ST इंडिविजुअल हु सफर्ड हार्म। किन किन लोगों को इंक्लूड किया गया है? पहले हमने पूछा था कौन इंक्लूडेड नहीं है, अब पूछा जा रहा है कौन इंक्लूडेड है। तो आपको लग रहा होगा यार ये सेम क्वेश्चन नहीं हो गए, एक क्वेश्चन आता तो दूसरा अपना पाता है, एक नहीं आता तो दूसरा भी शायद नहीं आता। लेकिन देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से पूछे गए, एक क्या इंक्लूडेड है, एक जो इंक्लूडेड नहीं। ओके, तो आपको दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए कि क्या होगा उसका आंसर। तो यहां पर करेक्ट आंसर इज बी, हिज रिलेटिव, लीगल गार्जियन एंड लीगल एड्स। आगे चलते हैं। अंडर सेक्शन 2(1)BB, a dependent of the victim means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim who are named as legal heir in a registered will, are dependent wholly or partly on such victim for his support, reside in the same house as the victim regardless of financial dependence, are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance। तो यहाँ पर अगर आपने SC/ST पढ़ा है अच्छे से तो आप मुझे बता पाओगे कि क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है। यहाँ पर आप देखोगे होली और पार्टली, होली और मेनली, ये दो ही वर्ड हैं जो अलग अलग है, बाकी पूरे के पूरे सेंटेंस एकदम एक्यूरेटली 100% सेम है अगर हम दो उन वर्ड्स को हटा दे तो। और यही चीज है कंफ्यूजिंग है। तो आप देख रहे हो जैसे हम एंड पे आते जा रहे हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, दिमाग लगाना पड़ रहा है। और वहां पर भी ऐसा ही होगा, फर्स्ट रीडिंग में तो खट 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 करते हुए चलोगे, यानी कि एक बार 100 क्वेश्चन पूरे रीड कर मारे, उसमें जिसका आंसर आता था उसको टिक कर लिया, तो फर्स्ट रीडिंग में तो कर लोगे, उसके बाद जो मल्टीपल रीडिंग्स होगी उनके अंदर आने वाली आपको दिक्कत। आगे चलते हैं। डिपेंडेंट ऑफ द विक्टिम मींस द स्पाउस, सॉरी ये इसका आंसर हो गया, the are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance. Then one clause in section 8 was inserted by Act 1 of 2016 creates a new presumption. The presumption is with respect to the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, common intention, common object, abatement of the offence, none of the above, no amendment. अब देखो यहाँ पे बहुत सही चीज क्या है, डिफिकल्ट बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्लॉज नंबर मेंशन नहीं किया गया है, वन क्लॉज सिर्फ इतना बोला गया, वन क्लॉज किस में हुआ है, क्या हुआ है, अमेंडमेंट नंबर दिया गया, तो आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर क्लॉज के अंदर अमेंडमेंट हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, द अक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2(1)BC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बॉयकॉट। क्विकली रीड करो, 20 सेकंड दे रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 20 सेकंड में सॉल्व करो। So correct option is option number D, filing a civil suit for recovery of a genuine business debt through due process of law। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, मुझे लगा कि आपने नोटिस कर ली होगी, नहीं किए तो मैं नोटिस करवा देता हूं। Which of the following is not listed
इस बात का भी ध्यान रखना, अगेन ये ट्रैप है जिसमें बच्चे फंसते हैं, कहीं पे नॉट लिखा होगा, कहीं पे नॉट नहीं लिखा होगा, जहां पे प्रोविजन में नोट लिखा होगा वहां ऑप्शन में से हटा दिया। तो ये जो नॉट है ना, यही बात है जो आपको ये बोल सकते हैं, नो यू आर नॉट वेलकम फॉर द 27th ऑफ दिसंबर मेंस एग्जामिनेशन। तो ये नॉट का ध्यान रखना आपको, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन, इन अ विलेज एंड नॉट अ मेंबर ऑफ SC publicly writes and circulates pamphlets that portray members of scheduled caste as inherently criminal with a view to sting a hatred against them in the locality। कौन से प्रोविजन के अंदर उसने ऑफेंस किया है? अगेन 20 सेकंड्स में दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर हमारी टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि सेक्शन 3 के क्लोजेस याद करना क्यों जरूरी है। उसके अलावा पनिशमेंट्स भी आपको देखने पड़ेंगे इसके अंदर। उसके अलावा अमेंडमेंट्स भी, 2016 का जो अमेंडमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने नोटिस की हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर, इस पूरे MCQ को जो हमने सॉल्व किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम के अंदर गड़बड़ ना करो तो इनको आपको ध्यान रखना। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं क्या क्या चीजें हमने बहुत ढंग से चीजें नोटिस की हैं। किस डेट को ये आया था, 2016 का अमेंडमेंट क्यों जरूरी है, कौन कौन से प्रोविजन में पनिशमेंट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इनहांस पनिशमेंट के अंदर जो है चीजें अलग तरीके से एक्ट के अंदर दी गई हैं। 2016 के अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं। उसके अलावा सेक्शन 3 के जो क्लॉजेज हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा जो पब्लिक सर्वेंट की जो राइट्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज है वो, और साथ में सेक्शन नंबर जो 7 है उसकी सबसेक्शन 1 एंड 2 में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उनको याद रखना है। तो ये सारी चीजें याद रखोगे तब जाके आप कॉन्फिडेंस में पेपर दे के आ पाओगे। सो आई होप इस पूरे वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको समझ में आएगा कि SC ST एक्ट से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर समझ में आ गया तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट, सारे लेटेस्ट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। क्योंकि देखो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि 2 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है। जितना डिले करोगे, लेट आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, लेट कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई मटेरियल आपके पास लेट पहुंचा तो फिर क्या फायदा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि सारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।